आप सबको नमस्कार। आज मैं आप सबको एक नया वीडियो बताने जा रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आप लोगों को बता दूँ जो एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन हो चुका है, उनका जॉइनिंग डेट आ चुका है। अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 20 का अंदर उसका जॉइनिंग डेट है और उस जॉइनिंग डेट का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका है। एक अपॉइंटमेंट लेटर का स्पेसिफिक कॉपी है। अब अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रकार से क्या करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपके लिए क्या कंडीशन टर्म्स रहता है, उसके बारे में मैं आज का आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले जिस जॉब में आप सिलेक्शन हुआ है, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या असम राइफल्स, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। आपका टर्म्स कंडीशन क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, पे मैट्रिक्स क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे ऊपर है वो जो ऊपर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आपका जो फौज का नाम है, उसका मोनोग्राम, उसका डेजिग्नेशन लिखा रहता है ऊपर में। नीचे लिखता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर आपका लेटर नंबर लिखा रहता है। यहाँ पर उसके बाद रहता है टू में रहता है सबसे पहले आपका रोल नंबर, उसके बाद आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपका विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा था रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें सीआईएसएफ का एक दिखा रहा है जो अपॉइंटमेंट लेटर है। अभी इसमें क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको छोटा करके आपको बता रहा हूँ कि यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड टू अपॉइंटमेंट कांस्टेबल जीडी सीआईएसएफ फॉलोइंग आइटम्स। आप सीआईएसएफ में कांस्टेबल जीडी या किसी भी फोर्स में जो आप अपॉइंटमेंट होते हो, अपॉइंटमेंट में कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन देता है, सारे फोर्स के लिए है। एक स्पेसिमेन कॉपी है इसके मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है सारे बॉल के लिए एक ही है, सिर्फ इसके लिए नहीं, सारे बॉल के लिए एक ही टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। उस टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? सबसे पहले आपका जो पे मैट्रिक्स होगा वो लेवल 3 का पे मैट्रिक्स है, जिसमें आपको बेसिक पे 21,700 लेके 59,100 तक होता है पे 1 मैट्रिक्स में। इसमें अलाउंस नहीं है, सिर्फ बेसिक पे को डिक्लेयर किया गया। इसके साथ डीए, कोई हार्ड अलाउंस, जो अलाउंस मिलता है सर अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं है, टीपीटी वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के साथ कहा डेट पे किस जगह पे ज्वाइनिंग करना है उसको दिया गया। जैसे आरटीसी का जगह ट्रेनिंग सेंटर आपका है, उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया गया है। साथ ही साथ रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम, नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेल स्टेशन, नियरेस्ट बस डिपो भी दिया हुआ है। उसके बाद आइए देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले आपको दिखाया गया कि आपको 2 साल का एक प्रोविजन पीरियड रहेगा। इन्हें आप ट्रेनिंग करोगे आपको 2 साल का एक प्रोविजन पीरियड रहेगा। उसके बाद जो है ये 2 साल का प्रोविजन पीरियड के बाद समय, अगर आपका कोई दूसरा ये वाला पॉइंट, आप कोई गलत करेंगे या आपको कोई गलती करते हुए पकड़ा जाएगा, आपको लगेगा कि आप फौज के लायक नहीं है, तो 2 साल प्रोविजन पीरियड के समय आपको कभी भी फौज से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद रहता है, अब 2 साल अगर अच्छे से प्रोविजन पीरियड को निकालेंगे उसके बाद या परमानेंट इस फौज का मेंबर ऑफ द फोर्स में आएंगे। उसके बाद है ये पॉइंट, अगर आप जो सीआईएसएफ में जॉब कर रहे हैं, सीआईएसएफ में जॉब करने के बाद या कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी फोर्स में आप ट्रेनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग किया, आपको ज्वाइनिंग होने के बाद किसी भी फोर्स में एक्ट एंड रूल या कोई टर्म रेगुलेशन कोई चेंज हुआ जिसमें आपको कोई फाइनेंशियल या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, तो उस बेनिफिट को आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बारे में आपको दिया गया है। उसके बाद आपका दिया गया है, आपका इंडिया का किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये आपका मान्यता के साथ ग्रहण करना है। उसके बाद इंडिया के बाहर भी आपको किसी भी काम के लिए संभव है कि बाहर भेजा जा सकता है, आप उसमें ना नहीं कर सकते। आपको एनएसजी, एसपीजी या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको मौका मिलेगा तो आपको जाना पड़ सकता है, इसमें आप ना नहीं कर सकते हो। ये इसका टर्म एंड कंडीशन में आता है। उसके बाद अगर 10 नंबर में दिया गया, अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी में है तो एससी और एसटी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको सही तरीक़े से लेके आना है। आप उस डॉक्यूमेंट के साथ गलती नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के साथ आप फॉल्स अगर गलती करेंगे तो जो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी जो है, आईपीसी का तहत आप एक मुजरिम करा दिया जाएंगे और आपको जेल तक भी जाने का नौबत आ सकता है। उसके बाद अगर आप
ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो भी ओबीसी सर्टिफिकेट का आपको एकदम थ्रू बाय पोपा चैनल सही सर्टिफिकेट लेके आपको ट्रेनिंग सेंटर में आना है। आपको कोई गलत सर्टिफिकेट या गलत डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आना है। अगर आप इसमें पाए जाते हैं तो इसमें भी आपका आईपीसी जो है, आईपीसी का तहत आपको सज़ा का हकदार होंगे। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी जो पोपार तरीका है, पोपार तरीका के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा के उसी पोपार डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको पोपार ईएसडब्ल्यू का जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के साथ ही आपको आना है। इसके साथ भी आप फेक या फॉल्स ईएसडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाते हैं तो आप इंडियन पेनल कोड का तहत आप भी मुजरिम साबित हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है जो स्टेट है, अगर कोई भी एसटी एससी कुछ भी होगा, इसमें कोई एजुकेशनल फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ भी आपको सर्टिफिकेट आपका जो भी बोला है वो सारा सर्टिफिकेट को सही तरीक़ा से लेके आपके पास आना है। आप कोई गलत सर्टिफिकेट का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते जब आप ज्वाइनिंग करेंगे सर्विस के लिए। उसके बाद वैकेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जो वैकेंसी होता है, वैकेंसी हर एक स्टेट का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का अनुसार तहत हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक स्टेट का रहने वाला है और दूसरा स्टेट में जाके उस स्टेट का प्रेसिडेंट्स निकाल के आप उस स्टेट का तहत नौकरी ले लेते हैं तो उस स्टेट का जो वैकेंसी, उस वैकेंसी को आप खराब करते हो। अगर आपको गलत डोमिसाइल में कहीं भी आप पकड़ा जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है और आपको इंडियन पेनल कोड का तरफ से मुजरिम करार दे के जा सकता है। ऐसे बहुत होता है कि जैसे कोई जिस स्टेट में फौज में आना कम चाहता है, फौज में नौकरी करना कम चाहता है, उस स्टेट का वैकेंसी खाली रहता है तो अदर स्टेट का क्या करता है, उस स्टेट में फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उस स्टेट से भर्ती हो जाता है। बहुत इजीली और आसानी से भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के बाद उस स्टेट का तहत वो फौज में आ जाता है तो कि उसको वैकेंसी मिल जाता है। लेकिन ऐसे केस को फर्जी केस बोला जाता है जो आईपीसी का तहत आता है। तो ऐसे फर्जी केस में आपको मुजरिम करार दिया जा सकता है। तो ऐसे फर्जी केस के साथ कार्रवाई ना किया जाए। उसके बाद जो दिया गया, आप ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एक फ्रेश मेडिकल होगा। अगर जब आपका डीएमई हुआ है, डीएमई का 1 साल का अंदर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका डीएमई नहीं होगा, लेकिन आपका कुछ टेस्ट वगैरह जब ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे, मेडिकल टेस्ट डॉक्टर द्वारा आपका कुछ मेडिकल टेस्ट किया जाएगा जब आप ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे। ये आपका मैंडेटरी है। जो एमएच का जो लेटर है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। उसके बाद अगर जो यहाँ पर बोला गया है, जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इस टर्म कंडीशन को अगर आप फुलफिल या पूरा करते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हैं। आपको वेलकम देता है बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बोला गया अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में जो ज्वाइनिंग डेट है उस ज्वाइनिंग डेट पे अगर ज्वाइनिंग करने के से आप नहीं आते हैं तो ये सोचा जाएगा कि आप सीआईएसएम आप किसी भी फोर्स में या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में या एसएससी जीडी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं आना चाहते तो आपका वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप किसी रीज़न से या किसी कारण से ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक आपको डेट दिया जाएगा। ये जो मैं इसको कुछ सिक्योरिटी रीज़न से इसको मैं हटा दिया हूँ, कुछ डेट आपको दिया जाएगा। उस डेट का अंदर जहाँ पर आपको जिस एड्रेस पे ट्रेनिंग सेंटर में आपको एड्रेस दिया जाता है उस एड्रेस का जो ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल सर को आप स्पीड पोस्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं इतना दिन के लिए। तो आपको क्या करेगा, कुछ दिन के लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा। उस एक्सटेंशन का अंदर आपको आना पड़ेगा, लेकिन एक्सटेंशन के लिए जो टाइम दिया हुआ जाता है उसी टाइम का अंदर स्पीड पोस्ट में आपको लेटर पहुंचना है। फ़ोन फैक्स नहीं होता है, स्पीड पोस्ट का मदद से ही आपका एप्लीकेशन आना चाहिए उस सेंटर के अंदर। उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मंगाया गया है। वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है देखिए, सबसे पहले 2 कॉपी ऑफ अटेस्टेड फॉर्म और ये सब इनक्लोज जो आपको यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर देता है। 2 कॉपीज ऑफ अटेंशन फॉर्म यहाँ पर आपको एनेक्सर देगा, एनेक्सर में कुछ फॉर्म रहेगा। उस फॉर्म को आपको क्या करना है, लेके आना है ताकि आपको उस फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। आपको 2 कॉपी ऑफ फॉर्म लेके आना है आपका ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद
in case of the answer question of attestation yes then you must be submit computer detail case of principal RTC। जहाँ पर जा रहे हो उस जगह पे देना है। ये जो आपको बोला गया इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है जो एनेक्सर 4 है। एनेक्सर 4 में आपको यहाँ पर इसी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ इंक्लोज कर दिया जाता है, जो ड्यूली साइंड बाय द सब डिविजनल मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। जो आपका स्टेट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, DM होता है या SDM होता है, उससे साइन किया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसका कैरेक्टर एंड अटेंशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑलरेडी सप्लाइड इंक्लोज, वो फॉर्मेट आपको मिलता है, उसको आपको फ्रॉम योर लोकल SHO ड्यूली फिल्ड कंप्लीट साइन। जो आपका पुलिस स्टेशन का लोकल SHO होता है, वो पुलिस स्टेशन का लोकल SHO से स्टैम्प सिग्नेचर के साथ आपको वो फॉर्म लाना पड़ेगा। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ST SC WC हिमालयन ट्रिप्समैन जो भी है, स्पोर्ट्स NCC अदर कोई भी आपका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है, वो सर्टिफिकेट का आपको ओरिजिनल कॉपी साथ में लेके आना है जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे। 2 कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप आने से पहले आपका 2 कॉपी पासपोर्ट फोटोग्राफ भी आपको साथ में ले आना है जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे। उसके बाद जो बताया गया, ये सब सामान लाने के बाद आपका अगर आप कोई इन केस यू ऑलरेडी एम्प्लॉयड, अगर आप जो भी आपका डिपार्टमेंट में आप नौकरी ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे हैं, BSF ITBP SSB CRPF CISF, उस डिपार्टमेंट में आने से पहले आप अगर कोई पहले किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई पब्लिक सेक्टर का, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, उसका अंडरटेकिंग NOC वगैरह आपको क्लियर लेके आना है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत परेशानी वगैरह ट्रेनिंग की दौरान ना हो। क्लियर हो गया। उसके बाद वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है। और अगर आप दूसरी डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे स्टेट या सेंट्रल का कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो आपको आने से पहले टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको लेके आना है। ये आपका एक आने का तरीका है किसी और डिपार्टमेंट में से नया डिपार्टमेंट में जॉब करते समय। यहाँ पर बोला है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जब ज्वाइनिंग करने आएंगे उससे पहले अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ना हो, तो ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने के बाद आपके पास कुछ समय मिलेगा, उस समय का अंदर आप स्टेट बैंक पे जाके ज्वाइनिंग लेटर दिखा के भी या आपका डॉक्यूमेंट्स देके बहुत आसानी से और इजीली आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। साथ ही साथ आपका पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, फेडरल ATM कार्ड वगैरह जो भी होगा आपको लेके आना है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एज ए प्रूफ आइडेंटिटी जब आप अकाउंट खोलेंगे आपको लेके आना है। अगर कोई किसी भी तरह से अकाउंट नहीं खोल सकते हो, कोई समस्या या कुछ भी होता है, तो आपके अकाउंट खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स पूरा लेकर आना आपको टेंशन में जरूरत है। यहाँ पर आपको अकाउंट खोलने के लिए इंतजाम करवा दिया जाता है। इसके बाद जो आपके कम से कम बोला गया यहाँ पर पर्सन ऑफ सफिशिएंट मनी फॉर योर अकाउंट, आपका अकाउंट जो होगा उसमें कुछ मनी चाहिए, कम से कम 8,000, कम से कम 8,000 तक पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि इसमें से जो 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया आपका मेस के लिए डिपॉजिट होता है, कॉशन मनी CM यानी कॉशन मनी के तौर पे आपका 4,000 रुपया डिपॉजिट होता है। बाकी आने के बाद आपका कोई सामान लेना, कोई खर्चा, कुछ भी सामान के लिए आपको कम से कम 8,000 रुपया तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 महीने के अंदर पेमेंट चालू हो जाता है। आपका जो सामान है पर्सनल बिलोंग इंक्लूडिंग प्रॉपर क्लोथिंग एंड बेडिंग अदर आइटम डेली यूज रिक्वायर्ड बाय यू, आपको जो सामान डेली यूज के लिए चाहिए, जो बेडिंग चाहिए, वो आपको लेकर आना है। अगर क्या क्या बेडिंग लेके जाना है, क्या क्या बेडिंग आपके लिए ज़रूरत है ट्रेनिंग में, इसी के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा उस वीडियो को देख सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके, क्योंकि क्या क्या सामान ले जाना है SSGD ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया
आप अगर आपके पास कोई ज्वेलरी होगा तो ज्वेलरी वगैरह जो भी आप ट्रेनिंग में, क्योंकि आपको पहनने का मौका नहीं मिलता है, तो ज्वेलरी वगैरह जो है इस ज्वेलरी को आप ट्रेनिंग के दौरान लेके मत जाइएगा, क्योंकि आपको पहनने का मौका नहीं मिलेगा या उसका गुम होने का भी संभावना रह सकता है। आप यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, वी विल नॉट अलाउड टू कैरी मोबाइल फोन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। आपका जो ट्रेनिंग एक्टिविटी होगा, ट्रेनिंग एक्टिविटी के दौरान आप मोबाइल फ़ोन को कैरी नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ रहने के लिए आपको बैराक दिया जाता है, जहाँ रूम होता है, उसी का अंदर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाहर जब भी आप निकलेंगे आप अपना मोबाइल फ़ोन लेके नहीं निकल सकते हैं। आपको और भी कहा जाता है, आप कोई भी आपके पास एक्सपेंसिव गैजेट हो या कोई कीमती सामान हो, उसको आप साथ में ना लेके आए ट्रेनिंग के दौरान। आप जो ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे, ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए घर से जो किराया वगैरह यानी जो TAD होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस और डेंस अलाउंस होता है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते, उसको आपका क्लेम नहीं होगा। आप जब यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद जो अभी जो पहले क्या था, ओल्ड पेंशन था, OPS था, ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 1 जनवरी से OPS जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो चुका है। इसकी जगह पे NPS आ गया, न्यू पेंशन स्कीम। तो आप लोग जब आएंगे तो आप OPS का अंदर नहीं रहेंगे, आप NPS का तहत रहेंगे, यानी न्यू पेंशन स्कीम का तहत आपको आपका पेमेंट का सिस्टम मिलेगा। यहाँ पर दिखा हुआ है टू अटेस्टिव फॉर्म, यहाँ पर 2 फॉर्म दिया गया है, Annexure 4 दिया गया है, और SHO सर्टिफिकेट है आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही रहता है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर कौन इशू करता है, जो हम लोग कांस्टेबल GD के लिए आ रहे हैं, कांस्टेबल GD का लगभग अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो इशू करने वाला कमांडेंट होता है, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है। तो ये था अपॉइंटमेंट लेटर का जो अंदर का क्या रहता है क्या नहीं, उसके बारे में जानकारी। आप लोगों को मेरा जानकारी कैसा लगा? अगर इसमें कुछ सुझाव हुआ, कुछ बोलना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। सबका मैं हैप्पी गुड लक बोलता हूँ। आप जो ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे आपका न्यू लाइफ के लिए सबको गुड लक बोलता हूँ, और जो सिलेक्शन हो चुका है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप CRPF का न्यू मेंबर बनने वाले हैं। और जिसको इस बार चांस में नहीं हो पाया वो कोशिश करिए नेक्स्ट चांस में CRPF का मेंबर होने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।